हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज के सेशन में हम ईएसआई एक्ट 1948 दैट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पूरे एक्ट को पार्ट वाइज डिस्कस किया है, तो हर एक पार्ट के एमसीक्यूज मैं यहाँ पे दे रही हूँ। सो यू कैन go to the description box for the complete session. You can find the link there. So let's start with the MCQs. See, these MCQs are based on the patterns that is asked in the exam. So it's my suggestion that take it seriously. So very first is legislations based on the recommendations of BP Adarkar committee report. पूछा गया है कि ऐसा कौन सा legislation है इन ऑप्शंस में से जो कि बीपी अडारकर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो हमने जैसे कि सेशन में डिस्कस किया था हिस्टोरिकल ओवरव्यू में, अगर आपने सेशन देखा है तो डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। ओके, सो द राइट आंसर इज ईएसआई एक्ट। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को बीपी अडारकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेबल इज स्टेटेड इन। इसमें कुछ एक्ट के नाम दिए हैं ऑप्शंस में, आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में बात की गई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में बात की गई है ईएसआई एक्ट में। जितने भी एक्ट यहाँ ऑप्शंस में है उसमें ईएसआई एक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी एक प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ ईएसआई एक्ट नॉन सीजनल फैक्ट्रीज इन्वॉल्व एनी फैक्ट्री एम्प्लॉयड डैश और मोर एम्प्लॉयज़। पूछा गया है कि ईएसआई एक्ट के पर्पस के लिए नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में हम कितने एम्प्लॉयज़ को अगर एम्प्लॉयड कर लेते हैं तो वो ईएसआई में कवर हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज 10। अगर किसी भी नॉन सीजनल फैक्ट्री में 10 या 10 से ज़्यादा लोग पिछले 12 मंथ्स में इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स किसी भी एक भी दिन काम किया है तो वो ईएसआई एक्ट में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इज आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2011 ESI Act is extended to shops, hotels, restaurants, private medical and educational institutions, cinemas and newspaper establishments employed। तो जहाँ भी एक्सटेंड हुआ है 2011 के बाद में ESI Act, ये सारे प्लेसेस लिखे हैं। यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड होंगे तो उन पे ESI Act एप्लीकेबल होगा, ये पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज़ 20 और मोर एम्प्लॉयज़। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट इनमें से जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने 12 मंथ में किसी एक भी दिन काम किया है वहाँ पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योर्ड पर्सन अंडर ईएसआई एक्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो इंश्योर्ड पर्सन की लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ओके, so options are workers working in mine, workers contributing under ESI scheme, members of army and navy, only 1 and 3 and all are excluded। मतलब सारे ऑप्शन ही एक्सक्लूडेड है, कोई भी इंक्लूड नहीं है। सो आई होप आपको राइट आंसर पता होगा। लेट्स सी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ओनली 1 and 3 मीन्स जो भी वर्कर्स माइन में काम कर रहे हैं और जो भी आर्मी या नेवी के मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है। और जैसे कि सेकेंड पॉइंट में लिखा है वर्कर्स कंट्रीब्यूटिंग अंडर ईएसआई स्कीम, तो अगर कोई ईएसआई में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंश्योर्ड तो होगा ही। ओके, सो ऑप्शंस को देख के भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉय अंडर ईएसआई एक्ट इंक्लूड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि एम्प्लॉय में इन ऑप्शंस में किसे इंक्लूड किया गया है ईएसआई एक्ट में। ऑप्शंस देखते हैं पहले। एनी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कोई भी एम्प्लॉय जिसे परमानेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयड किया गया है उसे हम इंक्लूड करेंगे एज अ एम्प्लॉई। या फिर ओनली दोज हु आर एम्प्लॉयड ऑन परमानेंट बेसिस, केवल वही जिन्हें परमानेंट बेसिस पे रखा गया है। थर्ड ऑप्शन इज एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अप्रेंटिस। फोर्थ इज ओनली सेकेंड ऑप्शन और फिफ्थ इज ओनली 1 and 3। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। The right answer for this question is option number 5 means केवल फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में जिसे रखा गया है उन्हें ही हम एज अ एम्प्लॉय रखेंगे ईएसआई एक्ट में। अभी थर्ड ऑप्शन को क्यों चूज़ नहीं किया गया यहाँ पे, बिकॉज थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है ओनली दोज हु आर एम्प्लॉयड ऑन परमानेंट बेसिस।
तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस को हटा दिया गया एक तरह से, ठीक है, ऑनली लग गया, मतलब आपने सिर्फ उनको सेलेक्ट किया जो परमानेंट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेज लिमिट फॉर एम्प्लॉयज़ टू बी कवर्ड अंडर द ESI एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट के लिए के अकॉर्डिंग क्या सीलिंग लिमिट है एम्प्लॉयज़ की ESI में कवर होने के लिए, वो पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 21,000। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से बिलो है तो उसे ESI में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज एट एनी टाइम आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन पीरियड, देन अगर किसी भी एम्प्लॉय की वेजेस किसी भी टाइम पे एक्सीड कर जाती हैं सीलिंग लिमिट से, जो कि 21,000 है, अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 रीच कर जाती है, जब उससे अबव चली जाती है, तो आप उसके कंट्रीब्यूशन का क्या करोगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन शुड स्टॉप इमीडिएटली, आप इमीडिएटली कंट्रीब्यूशन को स्टॉप कर देंगे। सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ कंट्रीब्यूशन पीरियड, कंट्रीब्यूशन पीरियड के एंड तक कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। या फिर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन विल रिफंड बाय एम्प्लॉयर इन नेक्स्ट मंथ सैलरी, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन रिफंड होगा, या फिर कोई भी ऑप्शन ऑप्ट किया जा सकता है। आंसर यहाँ पे पहले से विजिबल है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। जब भी किसी एम्प्लॉय का वेज सीलिंग लिमिट से इंक्रीज कर जाता है तो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन पीरियड के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजेस डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ ESI एक्ट 1948 इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड किया गया है वेजेस में। यू कैन सी द ऑप्शंस, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू इन द चैट बॉक्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 में बोला गया है ओनली 1 and 3। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, पेमेंट गिवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लॉकआउट एंड स्ट्राइक, एंड थर्ड इज पेमेंट इन ड्यू ऑफ ऑथराइज्ड लीव। जितने भी आपको लॉकआउट और स्ट्राइक के ड्यूरेशन में पेमेंट मिलेगा, या फिर आप जो कोई लीव लेते हो आप ऑथराइज्ड लीव, उसमें जो भी पेमेंट है वो भी आपके वेजेस में इंक्लूड किया गया है। एंड जो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है ओवर टाइम पेमेंट एंड स्पेशल अलाउंसेस, इनको एक्सक्लूड रखा गया। आई नो कि कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा इस टाइम पे, सो आई विल सजेस्ट गो टू द लिंक गिवन बिलो फॉर द कंप्लीट सेशन। कंप्लीट सेशन में मैंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है कि क्या वेजेस में इंक्लूड होता है और क्या वेजेस से एक्सक्लूड रहता है, सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द पर्पज ऑफ ESI एक्ट फैक्ट्री मीन्स एनी premises whereon dash or more persons are employed in a manufacturing process or were employed on any day of preceding 12 month। सीधी सी बात है कि फैक्ट्रीज एक्ट में ESI एक्ट में फैक्ट्री हम किस प्रमाइसिस को कंसीडर करेंगे, जहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड हों किसी इस्टेब्लिशमेंट में, तो हम उसे फैक्ट्री मानेंगे। सो द राइट आंसर इज 10। अगर किसी भी फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉयज़ ने काम किया है लास्ट 12 मंथ में किसी एक भी दिन, तो ESI एक्ट के लिए हम उसको फैक्ट्री कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी अंडर ESI एक्ट डज नॉट इंक्लूड एनी इंजरी आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया। एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई भी किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है बट वो एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, इंडिया के टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर है, तो क्या हम उसको ESI एक्ट में इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऑप्शंस है ट्रू, इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब जैसा इसमें लिखा है कि डजंट इंक्लूड, तो ट्रू। सेकेंड इज फॉल्स, मतलब इंक्लूड करेंगे। थर्ड ऑप्शन है डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, एंड फोर्थ इज डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर। सो द राइट आंसर इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे वो गलत है कि आप इंक्लूड नहीं करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर कंपनी इंडिया की है और ESI एक्ट में कवर्ड हो रही है तो वहाँ का एम्प्लॉय इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, अगर उसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ रहा होगा कि ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन में से स्टेटमेंट्स उठाए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिपेंडेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिपेंडेंट में ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि एम्प्लॉय के डिसीज्ड एम्प्लॉय के कौन से रिलेटिव को हम डिपेंडेंट मानेंगे।
तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है बेसिकली कि इन पांचों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिपेंडेंट में इंक्लूड नहीं है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, यू कैन again I am telling you, you can watch the complete session if you are having any confusion regarding the definitions and all. Okay, next question is temporary disablement is defined in which section. पूछा गया है temporary disablement को किस section में define किया गया है, and the right answer is section 2 subsection 21. next question है miscarriage means expulsion of the content of a pregnant uterus at any time prior और ड्यूरिंग द डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब प्रेगनेंसी के किस वीक में अगर प्रेग्नेंट यूट्रस के कंटेंट्स का एक्सपल्शन होता है तो हम उसे मिसकैरेज मानेंगे. राइट आंसर इज 26th वीक. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज MCQs. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन. if you are having any doubts regarding any of the question, you can ask me in the comment box. I'm definitely going to answer your queries, and for the complete session just go to the description box. I have already uploaded part 2 MCQs. I am giving you link for that also, so go to the description box, find the links for other sessions as well, and stay tuned to us for the upcoming sessions as part 3 will release soon. Okay, thank you everyone.